हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है 9 और इस चैप्टर का टॉपिक है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। और इस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर से क्वेश्चन को अपलोड किया है, तो उसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे। ये पार्ट 2 है इसी चैप्टर का। तो देखते हैं 3 अंक वाले प्रश्न को आज इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है। वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा भौमिक विकिरण से गर्म निम्न कारण से होता है। पहला कारण है कि सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण लघु तरंगों के रूप में लघु तरंग के रूप में, जिसे वायुमंडल नहीं सोख सकता है, और यह प्रवेशी। और दूसरा है प्रवेशी विकिरण भूतल पर पहुंचकर पृथ्वी को गर्म करता है। और तीसरा है पृथ्वी के ऊष्मा दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती है, जिसे वायुमंडल की गैसें अवशोषित करती है और वायुमंडल गर्म होता है। तो तरंग, कल हम तरंग को भी बताए थे कि तरंग जो है एक स्थान से निकल करके और पुनः उसी स्थान पर रिपीट होता है, तो उसी को तरंग कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य। तो सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण लघु तरंगों के रूप में, जिसे वायुमंडल नहीं सोख सकता, लघु तरंग यानी छोटा तरंग के रूप में, जिसे वायुमंडल नहीं सोख सकता है। और दूसरा हो जाएगा कि यह प्रवेशी विकिरण भूतल पर पहुंचकर पृथ्वी को गर्म करता है। और वायुमंडल सूर्यताप की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है। तो इसका कारण है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, जिसे वायुमंडल नहीं सोख पाता है और इसके कारण से गर्म हो जाता है। और दूसरा कारण है कि यह प्रवेशी विकिरण भूतल पर पहुंचकर पृथ्वी को गर्म करता है। और तीसरा कारण है कि पृथ्वी की ऊष्मा दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती है, जिसे वायुमंडल की गैसें अवशोषित करती है और वायुमंडल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यताप तथा तापांतर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो सामान्यतः सूर्यताप और तापमान को पर्यायवाची शब्द समझा जाता है, दोनों एक ही है। सूर्यताप या तापमान पर्यायवाची शब्द, इसको समझा जाता है। लेकिन इन दोनों शब्दों का भिन्न अर्थ होता है, सूर्यताप और तापमान का। तो सूर्यताप और तापमान में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सूर्यताप ऊष्मा है जिससे गर्मी पैदा होती है। सूर्यताप को कैलोरी से मापा जाता है, जबकि गर्मी कारण मात्र है। किसी पदार्थ को गर्म देने पर उसका तापमान बढ़ता है। तापमान ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है। तापमान को थर्मामीटर द्वारा डिग्री में मापा जाता है, जबकि सूर्यताप को कैलोरी में मापा जाता है। सूर्यताप ऊष्मा है जिसमें गर्मी पैदा होती है, जबकि तापमान ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है। और तापमान गर्मी का प्रभाव है, गर्मी मिलने से तापमान बढ़ता है। तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ताप कौन से कटिबंधीय में मिलता है। कौन सा कटिबंध में सर्वाधिक ताप मिलता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, और क्यों, स्पष्ट करें। तो सर्वाधिक ताप उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंध इक्वेटर होता है 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे है। तो यहाँ से यहाँ का जो जगह है, तो यही है उपोष्ण कटिबंधीय जगह। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो सर्वाधिक ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर मिलता है। और इसके निम्न कारण है। निम्न कारण में पहला कारण ये है कि वहाँ मेघाच्छन्न बहुत कम पाया जाता है, बादल कम पाए जाते हैं, मेघ कम पाए जाते हैं। और दूसरा कारण है कि शीत ऋतु में मध्य तथा उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के गर्म और ठंडा होने के 3 तरीके बताइए। तो पृथ्वी के गर्म और ठंडा होने के तरीके क्या है, तरीका बताने बोल रहा है।
तो तरीका है चालन। चालन द्वारा पृथ्वी गर्म और ठंडा होता है। तो जब आसमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जब असमान ताप वाले भिन्न ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तब ये होता है कि गर्म से ठंड पिंड की तरफ, जो गर्म पिंड है वो ठंड पिंड की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। और दोनों पिंडों का तापमान जब तक बराबर ना हो जाए तब तक यह प्रवाह ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहन तथा अभिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में क्रमशः लंबवत ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और दूसरा है कि यह प्रक्रिया गैसीय तथा तरल पदार्थों में होता है। संवहन प्रक्रिया गैसीय तथा तरल पदार्थों में होता है। संवहन प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होता है। और संवहन प्रक्रिया किसी गैसीय या तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन करते हैं, जबकि अभिवहन इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। अभिवहन में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है और संवहन में लंबवत ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि अभिवहन वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करते हैं। उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्र पोल पे ऊष्मा का संचार करती है, जबकि संवहन प्रक्रिया गैसीय तथा तरल पदार्थों में होती है। और तीसरा है कि यह प्रक्रिया गैसीय तथा तरल पदार्थ में, अभिवहन प्रक्रिया भी गैसीय एवं तरल पदार्थों में होती है और संवहन प्रक्रिया भी। और संवहन प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव विकिरण क्या है और यह किस तरह लाभदायक है। तो सौर विकिरण लघु तरंग के रूप में पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। जब पृथ्वी गर्म हो जाता है तो रात में पृथ्वी ऊष्मा का संचालन करने लगते हैं, वायुमंडल में ऊष्मा का संचार करते हैं, तो इसी को विकिरण कहते हैं। विकिरण करने लग जाती है तो जिसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो यही प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडलीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें जिसको बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ग्रीन हाउस गैस में, तो दीर्घ तरंगों को सोख लेती है और वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। तत्पश्चात धीरे धीरे इस ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर दिया जाता है। इसलिए पृथ्वी क्या होती है, रात के समय ठंडी हो जाती है और दिन में गर्म। तो रात के समय ठंडी हो जाती है अगर आसमान साफ हो तो। अगर आसमान में बादल होता है तो पृथ्वी रात में ठंडी नहीं हो पाती है। तो अगर आसमान साफ है तो पृथ्वी रात में ठंडी हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी जब गर्म होती है तो रात में ऊष्मा का विकिरण कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों में अणुओं की गति को दर्शाती है। वही तापमान किसी पदार्थ के कण में कितना अणु है उसको दर्शाती है ऊष्मा। तो वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा को दर्शाता है, जिसे डिग्री में मापते हैं। तो किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होगा, जैसे अक्षांश हो गया लैटिट्यूड, और अल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सी हो जाएगा। तो अक्षांश को देखते हैं। अक्षांश जो है किसी भी स्थान पर वायु का तापमान के प्रभावित करने वाला कारक में से है। तो अक्षांश को देखते हैं। लैटिट्यूड को किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यताप पर निर्भर करता है। सूर्यताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। और दूसरा है उत्तुंगता या ऊंचाई, अल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो वायुमंडल
पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास नीचे से ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर क्यों गर्म होती है जबकि सन तो ऊपर है। तो इसका कारण यह है कि ग्रीन हाउस जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी गैस होता है और यही ऊष्मा का अवशोषण करता है, ऊष्मा को सोखता है, जिसके चलते गर्म होता है। तो भारी गैस होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निचली सतह पर क्षोभमंडल में, यानी क्षोभमंडल में ही पाया जाता है, निचली सतह पर। इसीलिए नीचे से वायुमंडल जो है नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। सबसे पहले नीचे गर्म होता है, निचला सतह। तो यही कारण है तो वायुमंडलीय पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होते हैं। और यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। तीसरा पॉइंट है समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है समुद्र से उस स्थान की दूरी। तो स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समीर का समान प्रभाव पड़ता है। और चौथा है कि वायु संहति या वायु राशि तथा महासागरीय धाराएं, एयर मासेस जिसको बोलेंगे, एयर मासेस एंड ओशियनिक करंट। तो वायु राशि भी तापमान को प्रभावित करती है। कोश वायु सहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा ठंडी वायु सहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभाव भी तापमान पर पड़ता है। अब है 5 अंक वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ पर सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसका वर्णन करें। तो पहला कारक है सूर्य की किरणों का झुकाव। तो पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर गिरते समय उसका झुकाव अलग अलग होता है। लंबवत किरणें कम क्षेत्रफल पर गिरती है लेकिन इस प्रदेश को अधिक गर्म करती है। जैसे जैसे किरणों के झुकाव का कोण कम होता जाता है वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाता है तथा वह भाग कम गर्म होता है। तो जब लंबवत सूर्य का किरणें लंबवत इस प्रकार से पड़ता है तो कम क्षेत्र में पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म करता है। जितना क्षेत्र में पड़ता है लंबवत किरणें उस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। और जैसे जैसे किरणों का झुकाव का कोण कम होता जाता है वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता है तथा वह भाग कम गर्म होता है। दूसरा पॉइंट है सूर्यताप पर वायुमंडल का प्रभाव प्रभावित करने वाले कारक में है वायुमंडल में मेघ, आर्द्रता तथा धूलकण आदि परिवर्तनशील दशाएं सूर्य से आने वाले सूर्यताप को अवशोषित, परावर्तित तथा प्रकीर्ण करती है, जिसे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्यताप में परिवर्तन आ जाता है। और तीसरा कारक है कि स्थल एवं जल का प्रभाव। सूर्य किरणों के प्रभाव से स्थलीय धरातल शीतलता से और अधिक गर्म होते हैं जबकि जलीय धरातल धीरे धीरे तथा कम गर्म होते हैं। चौथा पॉइंट है दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि। किसी स्थान पर प्राप्त हुई सूर्यताप की मात्रा दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि पर निर्भर करेगा। जितना लंबा दिन होगा उतना ही ज़्यादा गर्म होगा वह क्षेत्र। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। इसके विपरीत शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और सूर्यताप कम प्राप्त होता है। तो दिन की लंबाई और धूप की अवधि भी इसको प्रभावित करता है। 5वां पॉइंट है भूमि की ढाल। भूमि का ढाल, तो सूर्याभिमुखी ढाल होने पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा। सूर्य के ओर अगर ढाल रहेगा तो सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा, जबकि विपरीत ढाल होने पर कम सूर्यताप प्राप्त होगा। तो यह भी इस पे भी डिफरेंस करता है, भूमि की ढाल पर भी। और 6ठा पॉइंट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य की पृथ्वी की दूरी पर भी डिपेंड करेगा। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है 3 जनवरी को, जबकि 4 जुलाई को सबसे दूर। अतः सूर्यताप भी उसी तरह कम एवं अधिक
प्राप्त होगा। तो ये थे भूपृष्ठ पर सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक था सूर्य की किरणों का झुकाव। जिस प्रकार सूर्य का किरण का झुकाव होगा उसी प्रकार से भूपृष्ठ प्रभावित होगा उसका ताप से। और सूर्य दूसरा पॉइंट है सूर्यता पर वायुमंडल का प्रभाव। तीसरा कारक है सूर्यता पर स्थल एवं जल का प्रभाव। चौथा है दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि। और पांचवा कारक है भूमि का ढाल। और छठा कारक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। तो भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाले सूर्यता से प्रभावित करने वाले कारक थे। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो पृथ्वी का तापांतर स्थिर रहता है क्योंकि पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई सौर ऊर्जा पार्थिव विकिरण द्वारा ऊर्जा के ह्रास के बराबर होती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा तथा पार्थिव विकिरण द्वारा ऊर्जा के ह्रास को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। पृथ्वी को ऊष्मा बजट को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त 100 इकाई सूर्यताप है और 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती है। 14 वायुमंडल में तथा 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौट जाती है। इसमें 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाइयां समवाय वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां संवहन के जरिए और 19 इकाइयां संवहन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा इकाइयों का 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। वायुमंडल विकिरण के द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 है जिनका योग 65 होता है। वापस लौटने वाली ये इकाइयां उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान का व्युत्क्रमण अथवा प्रतिलोम किसे कहते हैं तथा व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक भौतिक दशाएं भी बताइए। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होता है जो पृथ्वी के धरातल से सटी है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैस, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होता है तो सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल होता है। ऊंचाई के साथ समान परिस्थितियों में तापमान घटता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं इस मंडल में, क्षोभ मंडल में तापमान घटते जाता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के स्थान पर बढ़ता है। तो ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान अगर बढ़ता है तो उसको व्युत्क्रमण कहते हैं। स्पष्ट है कि तापमान के प्रतिलोपन में धरातल के समीप ठंडी वायु तथा ऊपर की ओर गर्म वायु होगी। तापमान के व्युत्क्रमण के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां सहयोग करती है। जैसे हो गया लंबी रातें, तो पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है तथा रात के समय ताप को छोड़ती है, विकिरण कर देती है वायुमंडल में। रात्रि के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है और पृथ्वी के आसपास की वायु भी ठंडी हो जाती है तथा उसके ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। जब पृथ्वी ठंडी होगी तो पृथ्वी के तल का जो वायु रहेगा, आसपास का वायु वो भी ठंडा हो जाएगा और वायुमंडल में ऊष्मा का संचरण होने के कारण ऊपर का वायु गर्म हो जाती है। दूसरा है स्वच्छ आकाश। भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ अथवा मेघ रहित आकाश होना चाहिए। इसके लिए बहुत आवश्यक है, तभी पृथ्वी ठंडी होगी, क्योंकि मेघ होने के कारण ऊष्मा का विकिरण, ऊष्मा का संचारण नहीं होता है वायुमंडल में, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए पृथ्वी का आसमान का साफ होना, मेघ रहित होना जरूरी होता है। तो विकिरण में क्योंकि मेघ जो है विकिरण में बाधा डालते हैं तथा पृथ्वी में उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकते हैं। तीसरा कारण है शांत वायु। वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता है।
चौथा कारण है शुष्क वायु। तो आर्द्र वायु में ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। आर्द्र वायु रहेगा वहां ऊष्मा को अवशोषण करती है, ग्रहण करती है, क्षमता अधिक होती है, जिससे तापमान की ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर सकती, अतः ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति पैदा करती है। पांचवा कारण है हिमाच्छादन। हिम सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठीय वायु तापमान वितरण का तुलनात्मक वर्णन कीजिए अथवा जुलाई तथा जनवरी की समताप रेखाओं की विशेषताएं बताएं। तो तापमान के वितरण को समताप रेखाओं द्वारा दिखलाया जाता है। समताप रेखाएं समान तापमान वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाती है। समान ताप वाला जो क्षेत्र रहेगा उसको आपस में मिलाती है। समताप रेखाएं अक्सर अक्षांशों के समानांतर बनती है। इस समान प्रवृत्ति से विचलन विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की तुलना में जनवरी में ज़्यादा स्पष्ट देखा जा सकता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा भूभाग ज़्यादा है। साथ ही समुद्री धाराओं का प्रभाव भी ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का क्षेत्रफल अधिक है। जनवरी की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों में उत्तर तथा महाद्वीप में दक्षिण की ओर झुक जाती है। जनवरी का माध्य मासिक तापमान विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। उष्ण कटिबंधों में 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, 0 डिग्री सेल्सियस एवं यूरेशिया के आंतरिक भाग में 18 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान भिन्नता कम होती है, क्योंकि वहां जल भाग ज्यादा है, इसलिए समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती है। जुलाई की स्थिति, इस मौसम में समताप रेखाएं उष्ण कटिबंधीय में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक के कोष्ठ का निर्माण महाद्वीपों के भीतर करती है। यहाँ 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश पर 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं देखी जाती है। दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाएं उत्तर की अपेक्षा ज्यादा सरल व सीधी देखी जाती है। जुलाई में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर प्रवेश करते हुए उत्तर की ओर तथा महासागर में प्रवेश करते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों? कारण क्या है कि साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? तो इसका कारण है कि उष्ण महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा उन क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम धारा जो है गर्म धारा होता है तथा उत्तरी अंटार्कटिक ड्रिफ्ट की मौजूदगी से उत्तरी अंटार्कटिका सागर ज़्यादा गर्म होता है तथा सतह के ऊपर तापमान शीघ्रता से कम हो जाता है। तो यही कारण है कि साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। तो ये थे सौर विकिरण एवं सौर विकिरण एवं ऊष्मा संतुलन, सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।